हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इससे पहले हमने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को ख़त्म किया था, उसके बारे में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। तो यदि आपने वो लेक्चर न देखा हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और ये पूरा क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, नव पाषाण काल। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, आपको एक किताब के बारे में बताना चाहता हूं। युवल नोहा हरारी की एक पुस्तक है सेपियंस, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इसमें पाषाण काल से लेके औद्योगिक क्रांति यानी कि हमारी 20वीं सदी तक का जो इतिहास का जो विकास है, जो क्रमबद्ध विकास हुआ है, किस तरह से मानव स्टोन एज से यानी कि पाषाण काल से अब किस तरह से अब जीवन यापन कर रहा है, और सोसाइटी में क्या परिवर्तन हुए हैं, समाज में क्या फेरबदल हुए हैं, और उससे न केवल मनुष्यों पर बल्कि प्रकृति पर भी इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इसको समझाने के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। यदि आपको पुस्तकों में इंटरेस्ट हो, पढ़ना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छी किताब है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इसको बोलते हैं, मानवता का इतिहास है, छोटा सा संक्षिप्त रूप में। और बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ इन्होंने समझाया है कि किस तरह से जिस समय पृथ्वी पे जीवन शुरू होता है वहाँ से लेके आज की जो स्थिति है वहाँ तक पहुँचने में जो विकास का जो क्रम है उसने किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है। नव पाषाण काल पे आते हैं। भारत के बाहर नव पाषाण काल का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 9000 पे हो जाता है, लेकिन जो भारत है हमारे हिंदुस्तान में इस कालीन सभ्यता का प्रारंभ होता है ईसा पूर्व 4000 के आसपास। गॉर्डन चाइल्ड एक विद्वान है, इन्होंने बोला है नव पाषाण काल को नव पाषाण संस्कृति और अन्न उत्पादक संस्कृति बोला है। और इसको हम नव पाषाण काल की क्रांति भी बोलते हैं। नव पाषाण काल की क्रांति यानी कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा आगे, क्योंकि अभी तक जो हम अपना स्टोन एज पढ़ रहे थे, जो पाषाण काल देख रहे थे, उसमें इसमें इतने ज़्यादा परिवर्तन आएंगे अचानक से, यहाँ पे मानव जीवन एकदम से बदलेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा, जितना भी हमने पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि मानव जो है अभी तक केवल खाद्य संग्रह एकत्रित कर रहा है, और हंटर गैदरर सोसाइटी है, जो समाज है वो शिकार और खाद्य पदार्थ के संग्रह के ऊपर ही निर्भर था। अब यहाँ से क्योंकि खाद्य उत्पाद करना शुरू होता है तो एक मेजर रिवॉल्यूशन है, एक बहुत ही भारी चेंज है। इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी यूपीएससी में मेंस में पूछ लिया जाता है कि वाई दिस नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, वाई दिस नियोलिथिक एज इज कॉल्ड एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ये नव पाषाण काल की जो सभ्यता है इसको हम नव पाषाण कालीन क्रांति क्यों कहते हैं। तो नव पाषाण जो शब्द है सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉन लुबाक ने। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने पहला अपना लेक्चर पढ़ा था उस समय भी हमने देखा था कि जॉन लुबाक ने किस तरह से पाषाण काल को किस तरह से डिवाइड किया है। तो इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया है नव पाषाण काल। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है यहाँ से। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, एक इनकी बुक है जॉन लुबाक बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है। उपकरण जो है अब यहाँ पे पॉलिशदार हो जाते हैं, मतलब उसमें चमक आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा चिकने तरह के आपको उपकरण मिलेंगे जो नव पाषाण काल से हमको मिले हैं। सर्वाधिक प्राप्त उपकरण जो है वो पॉलिशदार कुल्हाड़ी है। यहाँ से हमको बहुत सी ऐसी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है जिस पे चमक है, पॉलिश दिखती है। ये काल जो है औजारों की तकनीक में नए प्रयोगों का काल है, और ब्रह्मांड का आविष्कार होता है। यहाँ पे कृषि के उद्भव से स्थायी जीवन शैली आती है। तो कृषि का जो उद्भव हो जाता है उससे जीवन शैली स्थायी इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जो खेत वो जोत रहे हैं उनको वहाँ पे कम से कम एक जगह 6 महीने रुकना पड़ेगा, उसकी फसल को जब तक काट नहीं लेते, उसके अन्न को जब तक निकाल नहीं लेते। तो यहाँ से जो लाइफ है वो सीडेंट्री हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है। अब जो हंटर थे वो शिकार के लिए दूर दूर जाया करते थे, लेकिन ये जो नियोलिथिक में जो मानव है, जो हमारा नव पाषाण कालीन जो मानव है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, और छोटे छोटे बस्तियां इसने बसा के रहना शुरू किया है। और यहाँ पे छोटे छोटे गांव का निर्माण, जो कि आत्मनिर्भर इसलिए बोला है क्योंकि वो इतना उगा लेते हैं अपने लिए, इतना उत्पाद कर लेते हैं कि उनके पूरे गांव का उसमें हो जाता है काम। और सरप्लस जो होता है, जो ज़्यादा
उगाना शुरू करते हैं अब, क्योंकि जो किसान है वो जितनी खेत पे खेती करेगा वो केवल अपना ही पेट नहीं भरता, पूरे गांव का पेट भरता है। तो इसके बाद जो बंदे जो खेती में इन्वॉल्व नहीं है जो लोग, वो कुछ और अपना व्यवसाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बार्टर सिस्टम शुरू हो जाता है और लिंग के आधार पे श्रम विभाजन हो जाता है। यानी कि जो हमारा लेबर है, जितना भी हमारा लेबर था वो उसमें डिवीज़न शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमको यहाँ से ये मिल जाता है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा, ये तय कर दिया जाता है। जैसे कि हंटर गैदरर की जो समाज था, जो उनकी सोसाइटी थी, उस समय चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को एक तरह का ही काम करना होता था। यहाँ पे जो काम है वो इस तरह से बढ़ जाता है कि पुरुष जाके खेत में हल चलाता है और स्त्री जो है वो पानी वानी भरने का काम करती है। तो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी जो सोसाइटी है, वो लेबर डिवीज़न शुरू होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर, जो आपका लिंग है, मतलब आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। अब यहाँ से होता ये है, जो कृषि है इसने क्या किया, जो यहाँ से आपका होता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगती है बहुत ज़्यादा। यानी कि हम इसको बोलते हैं एक तरह से, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगती है। क्यों ग्रो करने लगती है? क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनको प्रसव के दौरान अब कम कष्ट सहना पड़ रहा है। लिंग के आधार पे हमारा लेबर डिवीज़न हो चुका है। इसकी वजह से जो लेडीज़ हैं उनको कम प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कम हो रही है, इसकी वजह से जो लेडीज़ हैं वो उनको भी ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा, और जो वो जो बच्चा उनका पैदा हो रहा है वो भी हष्ट पुष्ट है, एकदम स्वस्थ है, तो उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, और जो जीवन शैली वो काफ़ी सहज हो जाती है इससे। तो इसकी वजह से होता ये है कि जो जन्म दर है, जो हमारा बर्थ रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और मृत्यु दर यानी कि जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने लगती है। और इस पॉपुलेशन को, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इसको इसका पेट भरने के लिए, इसका लालन पालन करने के लिए कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना ज़रूरी हो गया था। और यहाँ पे अब इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे नई नई टेक्निक शुरू होती हैं कृषि करने की। हमको कुल्हाड़ी देखने को मिलेगी, हमको हसिया देखने को मिलेगी फसल काटने वाली। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन की शुरुआत होती है, जो हमारे जितने भी तकनीकी जो शुरुआत है वो यहाँ से इस काल से देखने को हमको मिलती है। जबकि हमने मध्य पाषाण काल तक देखा, हमें ऐसा कोई भी टेक्निकल रिवॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं कृषि की क्रांति। अब यहाँ से क्योंकि कृषि क्रांति आई है, इसीलिए इसको बोला गया है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। अब जो कृषि है उसके उद्भव के कारण क्या है, मतलब क्यों कृषि जो है वो इसी समय में उत्पन्न हुई। एज अ हिस्टोरियन, मतलब इतिहासकार हमेशा ये प्रश्न हमेशा करता है कि ये जो घटना घटी वो इसी काल में क्यों घटी, इससे पहले क्यों नहीं घटी। तो ये जो कृषि का जो उद्भव हुआ है उसका कारण क्या है, उसका कारण बताते हैं जलवायु में परिवर्तन होना। जलवायु परिवर्तन पहला कारण बताया गया है, और पृथ्वी जो है वो गर्म हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पौधे जो हैं वो अधिक प्रचुर मात्रा में पनपने लगे, और जो जानवर थे वो ठंडे क्षेत्रों में चले गए। अब जो जानवर हैं वो ठंडे क्षेत्रों में जाएंगे ही, क्योंकि जो जानवर, आपने कोई भी बड़े जानवर होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो गर्म इलाकों में नहीं रहते, तो वो ठंडे इलाकों में चले गए। अब क्योंकि जो ठंडे इलाकों में चले गए तो जो हंटर्स थे उनको वो जानवर नहीं मिले हंट करने के लिए जिसके ऊपर वो अपने हफ्ते के हफ्ते गुजार दिया करते थे। अब उनको छोटे छोटे जानवर मिले, तो जो उनका पेट केवल 1 या 2 दिन के लिए पूरी फैमिली को वो जो पाल सकते थे। तो जो जानवर थे वो चले गए ठंडे इलाकों में, क्षेत्रों में चले गए, और यहाँ पे घास के मैदान बनने शुरू हो गए, जिसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ पे जो मनुष्य है उसको पेड़ पौधों के साथ अपना परिचय बढ़ाने का मौका मिला। तो कुछ मनुष्यों ने अधिशेष फसलों की खेती करना शुरू किया, जबकि अन्य ने शिकार और इकट्ठा करने का अभ्यास जारी रखा। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी सोसाइटी थी वो एकदम से पूरी तरह से चेंज हो गई और सभी ने अपना हंटिंग गैदरिंग छोड़ दिया और सभी ने कृषि करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कृषि करना शुरू किया, और कुछ ने अभी भी अपना पुराना जो काम था, जो शिकार को इकट्ठा करना, शिकार करना, उसको जारी रखा।
नवपाषाणकालीन क्षेत्र अगर हम पढ़े, सबसे पहले हमारा आता है पश्चिमोत्तर यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, उसमें एक जगह है मेहरगढ़। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, ना कि भारत की, ये हमेशा ध्यान रखना आप। इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। यहाँ से प्रश्न भी बनता है। मेहरगढ़ है जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कौन सी जगह कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि विश्व की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, विश्व में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ये इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि जो आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन का अर्लीस्ट एविडेंस आपको यहीं से मिलता है, मेहरगढ़। तो ये जगह याद रखिए, कॉटन, मेहरगढ़। इसका दूसरा स्तर ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे बहुत सारे स्तर मिले हैं, मतलब ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा क्रम मिलता है विकास का, नव पाषाण से लेके और आगे तक की सभ्यता का। तो यहाँ पे जो दूसरा स्तर है वो ताम्र पाषाण यानी कि आपकी जो ब्रॉन्ज एज आएगी, कॉपर एज आएगी, उससे संबंधित है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और कपास की खेती करते थे और अपने मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक और है, पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं हमको। पालतू भैंस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से कभी कभी प्रश्न आते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य हमको पालतू भैंस के यहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। लकड़ी के मोठ में पाषाण उपकरणों को बिटुमिन से चिपकाया गया है। अब ये एक पदार्थ है बिटुमिन, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब हम हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पदार्थ के बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक फसल काटने के लिए एक हथिया बनाई है, जिस पे इस तरह से इनका एक लकड़ी का मोठ है, ये लकड़ी का इनका मोठ है, और इसके ऊपर एक ऐसे चंद्राकार आकार में एक हथिया, आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, नारियल काटने के लिए आपने देखा होगा नारियल किस तरह से छीलते हैं, तो ये हथिया है। इसका जो मोठ है ये लकड़ी का है, और ये जो इसका आगे का जो काटने का जो उपकरण है ये हमारा पत्थर का बना हुआ है। और इन दोनों को इसने जो चिपकाया है, ये बीच में ये जो मटेरियल यूज़ किया है चिपकाने के लिए, ये हुआ है बिटुमिन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य है हथिया का। हथिया जो है ये प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे इसी एक लाइन से। अंडाकार कब्रों में बकरे के साथ मालिक के शव यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। बकरे के साथ मालिक को दफनाया गया है, कहाँ से, मेहरगढ़। मेहरगढ़, बकरे के साथ मालिक का शव। खाद्य सामग्री और आभूषण भी उसके साथ दफनाए गए हैं। तो ये इसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी कि खाद्य सामग्री और आभूषण क्यों दफना देते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद भी इंसान जो है वो किसी दूसरे संसार में चला गया है, और इस तरह से थोड़े से रिलीजियस थॉट्स यहाँ से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ से हमको चाक निर्मित मृदभांड मिले हैं। चाक निर्मित आपको पता होगा, जिस तरह से एक कुम्हार के पास एक व्हील होता है, इसको हम पॉटर्स व्हील बोलते हैं, और इसके ऊपर ऐसे वो एक मिट्टी का एक इस तरह से एक कोन रखता है, फिर इसको घुमाता है, और मृदभांड अपने हाथों की सहायता से वो मृदभांड बनाता है, बर्तन बनाता है। तो ये जो मृदभांड है अभी तक हमको हाथ निर्मित मिल रहे थे, यहाँ से हमको चाक निर्मित, इस चाक के ऊपर बनाए हुए ऐसे मृदभांड मिले हैं। मिट्टी से बनी पुरुष धड़ प्रतिमा और पक्की मिट्टी का कुबड़दार बैल, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कुबड़दार बैल हमको यहाँ से मिला है मेहरगढ़ से। कोयटा घाटी भी आपकी पाकिस्तान साइड है, और इसमें 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, किली गुल मोहम्मद और दम्ब सादात, ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की घाटी में डाबरकोट है, राना घुंटई है और सूर जंगल है। इन प्लेसेस के नाम एक बार आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन सी प्लेस कहाँ पे है। तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, डाबरकोट, राना घुंडई और सूर जंगल। कभी कभी आपसे पूछेंगे नवपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, तो इस तरह से कोड में भी प्रश्न आ जाता है। गोमल घाटी में एक जगह है गुमला और रहमान ढेरी, यहाँ से हमको टेराकोटा की बनी चूड़ियाँ मिली हैं।
तो टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं। गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। विशाल सामुदायिक चूल्हे मतलब बहुत, या तो कोई बड़ी फैमिली होगी रहती होगी, या फिर हो सकता है कि मतलब सामुदायिक तौर पे पूरे पूरे गांव के या छोटे से बस्ती के साथ ऐसा कुछ इनका रहा हो कि एक साथ बैठ के खाना या एक साथ बनाना है। सराय खोला एक जगह है, यहीं बलूचिस्तान में ही है। सराय खोला से टेराकोटा से बने खिलौने के छकड़े और पहिए प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर टेराकोटा का निर्माण बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। टेराकोटा से बने खिलौने के छकड़े मिले हैं और उसका पहिया मिला है सराय खोला से। उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम खास करके बात करेंगे कश्मीर की, और नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। कश्मीर घाटी में एक बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जो मुख्य हमारे स्थल हैं, जैसे बुरजा होम है, गुफकराल है, हरी परी गाँव है, ओचली बाग, पामपुर, बजटाल, ये सब प्रमुख स्थल हैं। इनके नाम एक बार आप याद कर लेना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है केवल बुरजा होम और गुफकराल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओलची बाग एक बार आ चुका है एग्जाम में, हरी परी गाँव आ चुका है, बाकी तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है पामपुर, बजटाल ये सब पूछ लें। तो बुर्ज होम के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से ये प्राप्त होती है कि यहाँ पे गड्ढों में आवास बनाए गए थे, मतलब गड्ढा खोद के आवास बनाए गए, क्योंकि कश्मीर की घाटी का जो तापमान है आपको पता ही है, काफ़ी सर्द इलाका है, और गड्ढों में शायद इसलिए रहते होंगे क्योंकि इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उसको सर्दी से बचाव के लिए गड्ढे में ये आवास बना के रहते थे। तो ये केवल बुर्ज होम में ही नहीं, आपको गुफकराल में भी मिलेगा गड्ढों में, मतलब इनको हम गर्ता आवास बोलते हैं। और मालिक के साथ यहाँ पे पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। मालिक के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है। बकरा दफनाया गया था मेहरगढ़ में, बुर्ज होम में हमको मालिक के साथ पालतू कुत्ता दफनाया मिला है। और यहाँ के लोग मुख्य रूप से आखेट और मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे, परंतु कृषि में ये गेहूँ और जौ के यहाँ पे प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको मैंने रेड कलर में डाल रखा है, कपाल सर्जरी के साक्ष्य यहाँ से हमको मिलते हैं। कपाल सर्जरी के साक्ष्य, एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें ऐसा लगा है कि शायद कपाल सर्जरी यानी कि क्रेनियल सर्जरी इसको बोलते हैं, क्रैनियल सर्जरी के हमको साक्ष्य यहाँ से बुर्ज होम से मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके। और यदि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस का भी एक हिस्ट्री होता है। इनफैक्ट कोई भी ऐसे साइंस हो या विज्ञान हो, उसका भी एक इतिहास होता है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो मेडिकल साइंस की हमको प्राचीनतम यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ से मिल रहे हैं बुर्ज होम से। गुफकराल की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। गुफकराल का अर्थ कुम्हार की गुफा बोलते हैं। और बुर्ज होम की तरह यहाँ भी गर्तावास मिले हैं। हड्डी की बनी हुई सुई मिली है। हड्डी से बनी हुई सुई मिली है, इसका मतलब है कि इनको पता था कि क्लोथ्स को कैसे स्टिच करना है, या हो सकता है कपड़े का ना भी करते हों, या हो सकता है चमड़ा सिलते हों, तो कुछ ना कुछ ये अपने लिए सिल के बनाते थे। पत्थर की चक्की और सिलबट्टा मिला है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ, अब यहाँ पे पत्थर की चक्की यानी कि अनाज पीसने का काम शुरू हो चुका था। और यहाँ से हड़प्पा के चन्हू दड़ों से प्राप्त एक तांबे के हेयरपिन की तरह एक पिन मिली है। अभी हम जब हड़प्पाकालीन सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह है चन्हू दाड़ो, वहाँ से हमको तांबे का एक हेयरपिन मिला है, यानी कि एक कॉपर का एक हेयरपिन मिला है, जिससे हमको ये पता चलता है कि शायद हड़प्पा के लोग केश विन्यास करते होंगे, यानी कि अपना हेयर स्टाइल बनाते होंगे, और इसीलिए शायद ये अपना कॉपर का ये हेयर पिन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक एज यानी कि हड़प्पा काल से पहले की बात कर रहे हैं, गुफकराल में भी हमको एक इसी तरह का एक पिन देखने को मिलता है। विंध्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास की बात है। जितना भी हमारा विंध्याचल का क्षेत्र है, इलाहाबाद के पास का, मिर्ज़ापुर के पास का, कोल्ढीवा नाम की एक जगह है, जहाँ से नव पाषाण से लेके लौह युग तक के साक्ष्य मिले हैं। धान की जली हुई बालियाँ मिली हैं। यहाँ के लोग चावल की जंगली और कृत्रिम दोनों ही प्रजाति से परिचित थे, दोनों जाति से परिचित थे। डोरी या चटाई या रस्सी के छाप वाले मृदभांड मिले। अनाज रखने के घड़े और मटके यहाँ और महगड़ा दोनों से मिले। अब एक और जगह महगड़ा आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अनाज रखने के घड़े और मटके मिले, यानी कि अब इनका जो जीवन था, इससे हमें पता चलता है कि जो कृषि थी वो इतना ज़्यादा उत्पाद कर लेते थे कि उनको
उसको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ने लगी, उसको संग्रह करने की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जैसे हमको पता है कि अगर शिकार करेंगे तो जो मांस है वो हमको 1 या 2 दिन में ख़त्म करना है, उसके बाद वो सड़ने लगेगा, तो हम उसको स्टोर नहीं करेंगे बहुत दिन तक के लिए। लेकिन जो हमारे जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, जैसे हमारे चावल है या गेहूँ, अनाज, दाल, कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं, उसको हम संजो के रख सकते हैं, महीनों तक रख सकते हैं और इसलिए उसको संग्रह करने की आवश्यकता भी पड़ती है और इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद भी किया जा सकता है। और इसीलिए जो सरप्लस है उसकी वजह से बाकी लोग जो थे वो अपने पेट भरने के काम से खुद को मुक्ति कर लेते हैं और वो दूसरे कामों में खुद को व्यस्त करते हैं, जिसकी वजह से अब जो सोसाइटी है वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होने लगती है। मतलब अब कोई जो है ऐसा है कि अगर 100 लोगों का गांव है तो 10 लोग केवल खेती कर रहे हैं और उन 10 लोगों से सबका पेट भर जाएगा और बाकी के जो 90 लोग हैं वो कुछ और काम करेंगे, चाहे पत्थर के औजार बनाएंगे या हो सकता है आपके लिए चमड़े के कपड़े बनाते हों, उसका व्यवसाय करते हों। तो आपस में बार्टर सिस्टम यानी कि जो लेन देन होती थी इसके आधार पे होने लगती थी। मैगड़ा की अगर हम बात करें तो कोल्डीवा के पास का इलाका है, इसके साथ साथ यहाँ से भी स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त मतलब एक गड्ढे ऐसे मिले हैं जिस पे खंभे लगा के झोपड़ी बनाते होंगे। और रोचक जो तत्व है, जो प्राप्ति है महगढ़ा से, वो है एक गौशाला की प्राप्ति। हमको यहाँ से एक गौशाला मिली है महगढ़ा से, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और जो आवासीय क्षेत्र के मध्य है, मतलब अब यहाँ पे जो कैटल हर्डिंग है, मतलब जो पशुपालन है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप ले चुका है। गौशाला है यानी कि जो दूध है उसका इस्तेमाल करते होंगे, दूध के प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, क्योंकि आग का भी उनको पता चल चुका था। और चौपानी मांडो जो जगह है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, पुरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक के यहाँ पे विकास का क्रम मिलता है। यहाँ से अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक चरण का संक्रमण दिखाई देता है। मतलब अब हमको ये पता चलता, ये जो जगह है यहीं पे हमको एक तरह से संक्रमण दिखाई दे रहा है। मतलब हमको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इरिगेशन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग यहाँ से हमको देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में सोन घाटी है, वहाँ पे एक जगह है कुंझुन, ये है औजार बनाने का निर्माण केंद्र, यानी कि स्टोन टूल्स की ये फैक्ट्री है। अगर आपको याद होगा हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में, जब हमने पुरा पाषाण काल में बात की थी तो हमने वहाँ पे भी 2 औजार निर्मित फैक्ट्री यानी निर्माण केंद्र की बात की थी। एक ईसमपुर था, ईसमपुर, और दूसरा हमारा हुंसकी की घाटी। ये 2 जगह औजार यहाँ पे भी निर्मित किए जाते थे पुरा पाषाण काल में। तो ये जो कुंझुन नाम की जगह है ये नव पाषाण काल से संबंधित है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कभी एग्जाम में अगर आ जाए। कुंझुन जो है नव पाषाण है, ईसामपुर और हुंसकी जो है वो पुरा पाषाण है। मध्य गंगा घाटी के पूर्वी मैदान सेनुआर नाम की जगह है, बिहार के सासाराम में है जगह, और उसका पूछ जाता है कहाँ पे है तो सासाराम ज़िले में है बिहार के। यहाँ से पालतू मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं, खैर बहुत जगह से मिली हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सोहगोरा नाम की एक जगह है, सोहगोरा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है और यहाँ पे हमको नव पाषाण से लेके बहुत सारी आगे की जो मध्यकाल तक की जो संस्कृतियाँ हैं, इसके 6 सांस्कृतिक चिन्ह का अंकन हमको मिलता है। आगे चल के हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे मौर्यन एज तक इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमको मौर्य समाज के समय सोहगोरा से एक लिखा हुआ अभिलेख भी मिलेगा। तो यहाँ से रस्सी छाप वाले मृदभांड जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। चिरांग नाम की जगह है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बिहार के सारण जिले में है ये, छपरा जिले को बोलते हैं सारण जिले, चिरांग। गंडक और घाघरा नदी के संगम पर ये स्थित है। नव पाषाण काल के सर्वाधिक हड्डी निर्मित उपकरण यहीं से मिले। तो यानी कि यहाँ पे हमको मिलता है मैक्सिमम बोन टूल्स, सबसे ज़्यादा हड्डी निर्मित उपकरण यहीं से मिलते हैं। यहाँ बस्तियों के साक्ष्य के साथ धान, मूंग और मसूर की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। टेराकोटा से बनी चूड़ियाँ मिलती हैं हमको यहाँ। पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी से बनी छेनी और सींग से बने कुडाल, चूड़ी और सुई, इनका भी उल्लेख हमको यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे जो है सुई मिली है हमको, चूड़ी मिली है, इससे पहले भी सुई एक जगह मिली थी। तो ये जो सुई बनी है ये बनी है हड्डी से,
और सींगों से। टोटी वाले बर्तन मिले हैं। टोटी वाले बर्तन यानी कि अब वो पानी को इस तरह हो सकता है रखते होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसा पेयजल रखते हों, पीने का कुछ ऐसा पदार्थ होगा उनका रखने का, जिसमें टोटी लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे बर्तन मिले हैं, तसले मिले हैं और मृदभांड भी मिले हैं बहुत सारे। रहने के लिए यहाँ पे भी बांस बल्ली की झोपड़ियाँ हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं उसके। पूर्वोत्तर राज्य यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट हालांकि कोई पढ़ता नहीं है इतिहास में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पे। और 1867 में जॉन लुबाक ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से नवपाषाण उपकरणों की खोज की थी। तो जॉन लुबाक अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर असम। प्रमुख स्थल हैं सरुतरु, दोजली हडिंग और मारकडोला। नाम थोड़े से टफ हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक बार प्रश्न आ चुका है। डोजली हडिंग के ऊपर प्रश्न पूछा था, ये कहाँ से संबंधित है, तो नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट से संबंधित है ये पूछ लेते हैं। तो ये जो नाम है ज़रूर याद कर लेना। दोजली जो है ये एक बात के लिए और ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमको जोडाइट नाम का पत्थर, जो कि चीन से इंपोर्ट किया जाता था, उसके औजार मिले। यानी कि यहाँ पे हमको इंटरनेशनल ट्रेड के भी हमको यहाँ पे साक्ष्य मिल जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा व्यवसाय है उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। झूम खेती की प्रथा यहाँ पे नवपाषाण काल से प्रचलित है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण की पॉलिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर एक स्थल है वहाँ से मिली। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिंगसुगूर। सबसे पहला जो औजार है हमारा वो पाषाण काल की अगर हम बात करें, पूरे पाषाण काल की बात करें, तो वो हमको यहाँ से मिल रहा है लिंगसुगूर से। लेकिन अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्रूस सूट ने पल्लवरम से निकाला। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी हमेशा हमारे एक्सकेवेशंस होंगे, जब खुदाई होगी, तो सबसे पहले वो चीज़ मिलेगी जो सबसे नई है और सबसे बाद में वो मिलेगी जो सबसे पुरानी है। यानी कि जो पैलियोलिथिक एज है उसके जो भी उपकरण मिलेंगे वो हमको सबसे नीचे मिलेंगे, नियोलिथिक एज के ऊपर मिलेंगे, और इन दोनों के बीच में मिसोलिथिक एज के मिलेंगे, यानी कि मध्य पाषाण काल के मिलेंगे। तो जो हमारा पॉलिशदार कुल्हाड़ी है ये मिली 1842 में, और जो हमारा पल्लवरम से मिला था वो 1863 में मिला था, जिसको रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोजा था, और ये लिंगसुगूर से खोजा गया है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति की उगाई गई पहली फसल रागी थी। ये महत्वपूर्ण है। रागी जो है ये साउथ इंडिया की फर्स्ट क्रॉप है। साउथ इंडिया की पहली क्रॉप। कृष्णा और कावेरी की घाटियों के बीच नवपाषाण स्थल बड़ी संख्या में मिले हमको। और इस युग में दक्षिण भारत से जुड़े राख के टीले, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राख के टीले दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो यहाँ पे उत्तर भारत के बाद नवपाषाण काल आता है। और यहाँ पे करीब जो नवपाषाण काल है इसकी जो समय अवधि बताई गई है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताई गई है। राख के टीले यानी कि ऐश माउंट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ऐश माउंट्स मिले हमको। तो ये ऐश माउंट्स की क्या कहानी है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो मवेशी होते थे उनको किसी एक जगह पे रखा जाता था और उनके चारों तरफ पेड़ से बाड़ा बनाया जाता था, और जो मवेशी थे जैसे गाय या भैंस हैं उनका जो गोबर होता था उनको इकट्ठा किया जाता था एक जगह पे, और वर्ष के अंत में मतलब एट द एंड ऑफ द एनुअल ईयर उसको जला दिया जाता था। और वो जलाते इसलिए थे कि उनको लगता था कि शायद इससे जो है हमारे जितने मवेशी हैं उनको कभी भी रोग नहीं लगेगा। ये उनकी ऐसी मान्यता थी, धारणा थी। और उसको जलाने के बाद जो राख रह गई वो हैं हमारे राख के टीले, ऐश माउंट। तो ये हमको काफ़ी जगह से मिले हैं, और कहीं 2-3 जगह ऐसी भी हैं जहाँ से नहीं मिले हैं। जो हमारी दक्षिण भारत है वहाँ से 1-2 जगह से नहीं मिले हैं। हम इसकी बात कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो स्थल हैं दक्षिण भारत के। पिकलीहल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ब्रह्मगिरी और मास्की ये तीनों कर्नाटक में हैं, और उतनूर है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, एपी में। आंध्र प्रदेश में उतनूर है। ये तीनों से जो है इनका अध्ययन किया जा चुका है। और यहाँ से जो राख के टीले जो मिले थे
इनका अध्ययन किया जा चुका है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहली बार राख के इन टीलों को, ये गलत लिख दिया है, तीनों लिख दिया है, टीलों का संबंध जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति से जोड़ा। तो ये जो राख के टीले थे, जो ऐश माउंट थे, इनका जो कनेक्शन है सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही इसको नियोलिथिक एज के साथ जोड़ा है। सभी दक्षिण भारतीय नवपाषाण स्थलों से राख के टीले नहीं मिले, जैसे मैंने आपको बताया। और कहाँ से नहीं मिले ये महत्वपूर्ण है। तो राख के टीले कहाँ से नहीं मिले? आंध्र प्रदेश के पिन्नार घाटी और कुडुपा, ये 2 जगह हैं, यहाँ से हमको राख के टीले नहीं मिलते। बाकी हमको जितने भी दक्षिण भारत में जितने भी हमारे नवपाषाण केंद्र हैं, तो वहाँ से हमको राख के टीले मिलते हैं। पत्थर के हथियार बनाने का प्राचीन कारखाना बेल्लारी ज़िले में है। बेल्लारी ये भी कर्नाटक में है, और यहाँ पे भी हमको पत्थर से हथियार बनाने का प्राचीनतम कारखाना मिलता है नवपाषाण काल में। पिकली हल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। पिकली हल जो है कर्नाटक के रायचूर ज़िले में है, और जिसकी खुदाई में मुख्य भूमिका रेमंड अल्चिन ने निभाई थी। रेमंड अल्चिन ने निभाई है इसकी मुख्य भूमिका। और यहाँ से हाथ से बने बर्तनों के टुकड़े, मिट्टी की गुड़िया यानी कि अर्दन डॉल, टेराकोटा की चूड़ियाँ और टूटे हुए इनके टुकड़े ऐसे मिले हैं यहाँ से। तो मिट्टी की गुड़िया यानी कि अर्दन डॉल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से मतलब हमको पता चलता है कि अब वो एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए इस तरह की भी चीज़ें बनाया करते थे। तो यहाँ के जो लोग थे पशुपालक थे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ के लोग पशुपालक थे। रेमंड अल्चिन की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने पिकली हल की खुदाई की एक्सकवेशन की हैं, और यहाँ से प्रश्न भी आता है कई बार, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमको जो मिट्टी की गुड़िया मिली है और हाथ से बने बर्तन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार नेट में प्रश्न आया था, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था पिकली हल के बारे में क्या सही क्या गलत है। तो पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये आप तैयारी इसकी कर लीजिए अच्छे से। पूरा का पूरा स्टोन एज मैंने कवर कर दिया है। अभी हमारा पाषाण काल पूरा ख़त्म हो जाता है आज, और अब हम जब पढ़ेंगे अगला जो हमारा सत्र होगा, वो होगा जितनी भी हमारी प्री हड़प्पन सोसाइटीज़ हैं, कल्चर हैं, जैसे हमारे जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण कल्चर हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन और फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हुए इस क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। प्राचीन भारत को हम इसका अध्ययन करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले सत्र में। यदि आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।